हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 31 अक्टूबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड 19th मीटिंग ऑफ SCO मिनिस्टर्स फॉर फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड एक्टिविटीज़। किस देश ने SCO के विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार गतिविधियों के मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी की है? तो अभी हाल ही में इंडिया ने होस्ट किया है 19th मीटिंग ऑफ SCO मिनिस्टर्स फॉर फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड एक्टिविटीज़। इसके साथ ही एक और मीटिंग हुई जो SCO है यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनके अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की भी मीटिंग हुई थी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की मीटिंग भी हुई थी और इस मीटिंग में भारत को रिप्रेजेंट किया भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी जी ने। नितिन गडकरी जी ने भारत को रिप्रेजेंट किया है SCO के हाल ही में हुई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की मीटिंग में। और जो मीटिंग हुई 19वीं SCO मिनिस्टर्स फॉर फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड एक्टिविटीज़, यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया था भारत के यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी ने। पीयूष गोयल। तो दो मीटिंग रिसेंट में हुई हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड एक्टिविटीज़ की मीटिंग में भारत को रिप्रेजेंट किया है पीयूष गोयल जी ने और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की मीटिंग में भारत को रिप्रेजेंट किया है नितिन गडकरी जी ने। तो जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई SCO की, यहाँ पे जो भी SCO के मेंबर स्टेट्स हैं सारे ही देशों के फॉरेन मिनिस्टर आए और उन्होंने इस मीटिंग को एड्रेस किया और उन्होंने वहाँ पे ये डिसाइड किया कि जो कोविड-19 की पैंडेमिक चल रही है उसके बाद रिकवरी के लिए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का इन्हांस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इस ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को इन्हांस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएँ और भी। और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई वहाँ पे नितिन गडकरी जी ने बताया कि कितना ज़रूरी है भारत का और जो भी अदर SCO के मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कनेक्टिविटी होना। वहाँ पे उन्होंने बताया कि भारत अभी प्रेजेंट में काफ़ी सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल प्रोजेक्ट, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, चाहबार प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और एसगावत एग्रीमेंट। तो इन सारे ही कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में अभी इंडिया रिसेंट में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट नेशनल यूनिटी डे वॉज ऑब्जर्व। निम्नलिखित में से किस दिन एकता दिवस मनाया गया? तो हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है भारत में नेशनल यूनिटी डे यानी कि एकता दिवस। और 31 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है 31 अक्टूबर को, तो भारत में मनाया जाता है एकता दिवस। और इस साल इनकी 145वीं यानी 145th बर्थ एनिवर्सरी थी। तो एकता दिवस का सेलिब्रेशन को ऑर्गेनाइज कराया गया था गुजरात के केवाड़िया में और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट किए इस सेलिब्रेशन में। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर से, जैसे कि पुलिस फोर्स के, गुजरात पुलिस फोर्स की, आर्म फोर्सेस की, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, तो इन सभी लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था इस सेलिब्रेशन में। इसके साथ ही 29 अक्टूबर को मनाया गया था इंटरनेशनल इंटरनेट डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। और 29 अक्टूबर को मनाया क्यों जाता है ये इंटरनेशनल इंटरनेट डे? क्योंकि सबसे पहले 1969 में 29 अक्टूबर को ही सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजा गया था। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजा गया था सबसे पहले 29 अक्टूबर 1969 को। तो इस तरह से इस दिन ने एक तरह की हिस्ट्री क्रिएट की थी टेलीकम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, इस दिन को मार्क करने के लिए हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल इंटरनेट डे। इसके साथ ही 29 अक्टूबर को ही मनाया गया वर्ल्ड स्ट्रोक डे और यहाँ पे एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कराई गई थी जिसके लिए थीम रखी गई थी गेट रेडी टू जॉइन द मूवमेंट। और 29 अक्टूबर को मनाया जाता है ये वर्ल्ड स्ट्रोक डे। और ये मनाया जाता है इसलिए ताकि जो स्ट्रोक आता है कि हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है, तो उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाए, उसके बारे में जागरूकता दी जाए लोगों को कि किस तरह से स्ट्रोक से बचा जा सकता है,
ओके, अगर किसी को स्ट्रोक आया है तो क्या कुछ उसको ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए ताकि उनकी जो हेल्थ है वो ज़्यादा बेटर हो सके और उनकी केयर की जा सके और सर्वाइवर्स को सपोर्ट किया जा सके। तो इस तरह से जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्ट्रोक डे। तो अक्टूबर का मंथ अब ख़त्म हो चुका है। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं अक्टूबर में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज पड़े हैं अभी तक। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे और इस साल ये पहली बार ही मनाया गया है। उसके बाद मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस, जिसके लिए थीम थी पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। 2 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड डे फॉर फार्म एनिमल्स, उसके साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, जिसे भारत में गांधी जयंती के रूप में माना जाता है। इसके लिए थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया गया नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, जिसकी थीम थी रोर एंड रिवाइव, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप्स। उसके बाद 4 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड एनिमल डे। उसके बाद 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया गया वर्ल्ड स्पेस वीक, जिसकी थीम थी सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। 5 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड टीचर्स डे, जिसकी थीम थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। इसके साथ ही 5 को ही मनाया गया वर्ल्ड हैबिटेट डे, जो कि अक्टूबर के पहले मंडे को मनाया जाता है और इसकी थीम थी हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। और इसके साथ ही मनाया गया गंगा रिवर डॉल्फिन डे। 7 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड कॉटन डे। 8 को मनाया गया इंडियन एयरफोर्स डे। उसके साथ ही वर्ल्ड साइट डे, जो कि अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है और इसकी थीम थी होप इन साइट। 9 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट डे और वर्ल्ड एग डे। 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया गया नेशनल पोस्टल वीक। 10 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जिसकी थीम थी मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। उसके साथ ही वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, जिसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। 11 को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, जिसकी थीम थी माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। 12 को मनाया गया वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। 13 को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, जिसकी थीम थी डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। और 14 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, जिसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स। उसके बाद आया 15 अक्टूबर। 15 को मनाया गया वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, जिसकी थीम थी लर्निंग फॉर पीपल प्रॉस्पर्टी एंड पीस। उसके साथ ही मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, जिसकी थीम थी बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। उसके साथ ही ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, जिसकी थीम थी हैंड हाइजीन फॉर ऑल। 16 को मनाया गया वर्ल्ड फूड डे, जिसकी थीम थी ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। 17 को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, जिसकी थीम थी एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। 20 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, जिसकी थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। उसके साथ ही वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे, जिसकी थीम थी दैट्स ओस्टियोपोरोसिस। उसके साथ ही इंटरनेशनल शेफ्स डे, जिसकी थीम थी हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। 22 तारीख को मनाया गया इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे, जिसकी थीम थी जर्नी ऑफ वर्ड्स रिजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक। 23 को मनाया गया वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे। उसके बाद 24 को मनाया गया यूनाइटेड नेशंस डे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है अक्टूबर का, क्योंकि इस साल यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की 75th एनिवर्सरी थी। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे। उसके साथ ही मनाया गया वर्ल्ड पोलियो डे, जिसकी थीम थी अ विन अगेंस्ट पोलियो इज़ अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। उसके साथ ही मनाया गया वर्ल्ड डेवलपमेंट इन्फॉर्मेशन डे। उसके बाद 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मनाया गया डिसआर्मामेंट वीक। 27 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, जिसकी थीम थी योर विंडो टू द वर्ल्ड। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया गया विजिलेंस अवेयरनेस वीक, जिसकी थीम थी विजिलेंट इंडिया प्रॉस्पेरस इंडिया, यानी कि सतर्क भारत समृद्ध भारत। 27 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल एनिमेशन डे। 29 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल इंटरनेट डे। उसके साथ ही वर्ल्ड स्ट्रोक डे, जिसकी थीम रखी गई थी एक वेबिनार की, वो थी गेट रेडी टू ज्वाइन द मूवमेंट। और 31 अक्टूबर को मनाया गया नेशनल यूनिटी डे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए या MP3 फाइल चाहिए रिवीजन के लिए, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है नीचे, आप वहाँ पर जाके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मूव करते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एक्सटेंड्स $डैश डैश लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन सेंट्रल एशिया। भारत ने मध्य एशिया में विकास परियोजनाओं के लिए $डैश डैश की लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। तो इसका राइट आंसर है 1 बिलियन के। तो भारत ने अभी हाल ही में $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट को एक्सटेंड किया है ताकि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिलियन $। तो हाल ही में इंडिया और सेंट्रल एशिया डायलॉग की सेकेंड मीटिंग हुई थी। ओके,
और इस सेकंड मीटिंग को चेयर किया था भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। और साथ ही वहाँ पे कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के भी एक्सटर्नल मिनिस्टर प्रेजेंट रहे। और वहीं पे ये अनाउंसमेंट किया गया कि भारत जो है $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट देगा, ताकि जो एशियन साउथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पूरे किए जा सकें। साथ इस मीटिंग में ये भी डिस्कस किया गया कि किस तरह से भारत और जो बाकी की सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कोऑपरेशन को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है और भी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द 10th राउंड ऑफ मिनिस्टेरियल यूके इंडिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग। मंत्री स्तरीय यूके भारत आर्थिक और वित्तीय वार्ता के 10वें दौर में किसने भाग लिया है? तो अभी हाल ही में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने पार्टिसिपेट किया है 10th राउंड ऑफ मिनिस्टेरियल यूके इंडिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग में। तो इस मीटिंग में दोनों ही साइड्स ने कोरोना वायरस के रिस्पांस के ऊपर अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, ओके, और उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरह से दोनों देशों के बीच में जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, फाइनेंशियल कोऑपरेशन है, उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल टैक्स एजेंडा पे भी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च धरनी पोर्टल फॉर लैंड एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस। किस राज्य सरकार ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तभी हाल ही में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी ने तेलंगाना में लैंड और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है धरनी। तो इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है मुडुचिंटापाली विलेज में, और इस पोर्टल में जो भी लैंड और प्रॉपर्टी है उनका रजिस्ट्रेशंस और उनके रिकॉर्ड्स को डिजिटली स्टोर किया जाएगा। और ऐसा किया जा रहा है ताकि जो भी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में जो ह्यूमन इंटरफेस होता है, पहले मैनुअली किया जाता था तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती थी, करप्शन आते थे, ओके। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए ये जो प्रोसेस है इसको डिजिटली किया जा रहा है ताकि करप्शन को काफ़ी ज़्यादा कम किया जा सके। तो अभी इसके फर्स्ट फेज़ में सबसे पहले तो अभी एग्रीकल्चर लैंड के लिए इसे लॉन्च किया गया है, यानी अभी सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड्स की जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटली स्टोर किया जाएगा। लेकिन इस महीने के अंत तक जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड्स हैं उनका भी जो रजिस्ट्रेशन है और रिकॉर्ड है उनको स्टोर करना शुरू किया जा सकेगा इस पोर्टल में। तो तेलंगाना जो है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी आईटी की सर्विसेज का यूज़ करने वाला भारत का पहला स्टेट था, और अब ज़मीन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के लिए भी अभी आईटी सर्विसेज का यूज़ करेगा। तो इसमें भी ये पहला स्टेट बन गया है भारत का। और बात करें तेलंगाना की तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदराराजन और कैपिटल है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड 4th एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी फोरम। भारत ऊर्जा मंच के 4थे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत ऊर्जा मंच यानी इंडिया एनर्जी फोरम के 4थे एडिशन का उद्घाटन किया है। और इस फोरम को ऑर्गेनाइज करा गया था HIS मार्केट के द्वारा, और इसके लिए एक थीम रखी गई थी। थीम थी इंडियाज़ एनर्जी फ्यूचर इन द वर्ल्ड ऑफ चेंज। ओके, थीम जरूर याद रखिएगा। थीम थी इंडियाज़ एनर्जी फ्यूचर इन अ वर्ल्ड ऑफ चेंज। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि भारत और भारत में रह रही जो जनता है उनके डेवलपमेंट के लिए और उनके जीवन में सुधार के लिए जो एनर्जी है उसका भी डेवलपमेंट किया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो भारत में एनर्जी का डेवलपमेंट तो किया जाएगा, लेकिन जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उनको घटाया जाएगा, यानी कार्बन एमिशन को घटाया जाएगा। और उन्होंने बताया कि जो भारत का एनर्जी सेक्टर है कि एनर्जी को ग्रोथ करने के लिए जो है तो इंडस्ट्री फ्रेंडली और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से एनर्जी को ग्रो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 एट द 5th एनुअल इंश्योरेंस इंडिया समिट। 5वें वार्षिक बीमा भारत शिखर सम्मेलन में साल की सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य बीमा कंपनी 2020 का पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी हाल ही में मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने जीता है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का, और ये अवार्ड दिया गया था 5th एनुअल इंश्योरेंस इंडिया समिट में। ओके, तो मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने जीता है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड 2020, और इसे ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने कोविड-19 जैसे पेंडेमिक के दौरान भी अपना जो स्टैंडर्ड है इसको मेंटेन रखा। ओके, स्टैंडर्ड मेंटेन रखा। उसके अलावा उनकी सर्विस डिलीवरी के लिए उनकी सर्विस डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा
हाई थी पेंडेमिक के टाइम पे भी, और जो कस्टमर थे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थे इनके सर्विस डिलीवरी से, और इनके ट्रस्ट और इनोवेशन के लिए ये इन्हें अवार्ड दिया गया है। तो इनका स्टैंडर्ड्स, इनका सर्विस डिलीवरी और इनके ट्रस्ट और इनोवेशन के लिए ये अवार्ड दिया गया है मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंड्रॉयड ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी फॉर सिक्योर वॉइस टेक्स्ट एंड वीडियो कॉलिंग सर्विसेज। भारतीय सेना द्वारा सुरक्षित वॉइस टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाओं के लिए कौन सा एंड्रॉयड ऐप विकसित किया गया है। तभी हाल ही में भारतीय आर्मी ने SAI यानी कि सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट के सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट यानी SAI नाम से एक सिक्योर वॉइस टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सर्विसेज के लिए एक एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने एक सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया है कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, और उस सॉफ्टवेयर का नाम है IMS का पूरा नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम। तो इंडियन आर्मी जो है तो काफ़ी तरह के सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू फेस कर रही थी, जैसे कि जो डेटा है उसकी ब्रीचिंग के, कमर्शियल मोबाइल एप्लीकेशन जो थी और काफ़ी सारी चाइनीज़ एप्लीकेशन थी, तो इनके द्वारा डेटा का मिसयूज़ किया जा रहा था। तो इसी कारण से काफ़ी सारे चाइनीज़ ऐप को भी बैन कर दिया था, और जो इंडियन आर्मी है उनके लिए जो अदर मैसेजिंग सर्विसेज हैं जैसे कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम्स, ये सब भी बंद कर दिए गए थे। तो अब कम्युनिकेशन के लिए इंडियन आर्मी ने खुद का ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट यानी SAI, और इसका यूज़ करेंगे पूरे देश भर के जो जवान हैं, आर्मी वाले हैं, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए और डेटा इंटरचेंज करने के लिए। और जो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम, ये लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए, ओके, इसीलिए इसका नाम दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो भी लैंड की अवेलेबिलिटी है, लैंड के लिए प्लानिंग है, काम का मॉनिटरिंग करना, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको रिस्पॉन्स देना, तो ये सारी चीज़ें अभी मैनुअली की जा रही थी। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एक तो अदर मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व हो रही थी, ऊपर से काफ़ी सारे ये क्योंकि मैनुअली हो रहा था तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा था इन सब चीज़ों में। तो इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए, ताकि सारा काम डिजिटली हो जाए, वहाँ पे थर्ड पार्टी एजेंसीज़ की ज़रूरत ना पड़े, और जो ह्यूमन जब नहीं लगेंगे, सब कुछ डिजिटली होगा तो टाइम भी काफ़ी कम लगेगा इन सारे प्रोसेस में। तो इसलिए इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है जिसका नाम दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तभी हाल ही में यशवर्धन कुमार सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ओके, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा जी बने हैं नए CIC। उसके अलावा जो उषा पाढ़ी जी हैं, उषा पाढ़ी जी हाल ही में जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है यानी BCAS, यहाँ की डायरेक्टर जनरल बनी थी, और ये पहली महिला डायरेक्टर जनरल हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की, तो इसलिए इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो विनोद कुमार यादव हैं, ये बने हैं रेलवे बोर्ड के सबसे पहले CEO के। पहली बार हुआ है कि भारतीय रेलवे बोर्ड में CEO का पद बनाया गया है, और भारतीय रेलवे बोर्ड के पहले CEO बने हैं विनोद कुमार यादव जी। और जो दिनेश कुमार खारा हैं, यह भी प्रेजेंट में SBI के नए चेयरमैन बने हैं, तो इनका भी नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, दिनेश कुमार खारा जी ने रिप्लेस किया है रजनीश कुमार को, तो नए चेयरमैन बने SBI के दिनेश कुमार खारा जी। तो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इनका पद खाली था काफ़ी दिनों से, क्योंकि जो विमल जुल्का जी हैं ये रिटायर हो गए थे अपने पद से, और अब विमल जुल्का की जगह यशवर्धन कुमार सिन्हा जी को बनाया गया है नया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और जो विमल जुल्का जी हैं, तो कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि इन्हें FIFS यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मराठी जर्नलिस्ट उदय माहुकर को नया इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है। और उदय माहुकर जी ने एक बुक भी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, जिसका नाम है मर्जिंग विथ अ बिलियन एंड सेंटर स्टेज इनसाइड नरेंद्र मोदी। तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसकी स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 2005 को, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फर्म हैज़ पार्टनर्ड विथ NSDC टू एम्पावर 1 लाख वुमेन विद डिजिटल स्किल्स।
किस फर्म ने 1 लाख महिलाओं को डिजिटल कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए NSDC के साथ भागीदारी की है? तभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत की 1 लाख महिलाओं को डिजिटली कौशल बनाने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए NSDC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और NSDC क्या है? NSDC है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इस प्रोग्राम के अंडर में काफ़ी सारे ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड कराए जाएंगे कि लगभग 1 लाख विमेन और जो यंग गर्ल्स हैं उनको स्किल प्रोवाइड कराई जाएगी। उनके लिए स्किल के लिए डिजिटली स्किल ड्राइव आयोजित की जाएंगी और उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सशक्त बनाया जाएगा ताकि आगे चल के उन्हें जॉब में पाने में आसानी हो। और जब उनके पास स्किल रहेगी और उनको अच्छे से ट्रेन किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उन्हें आसानी से नौकरी भी मिलेगी। तो इस तरह से विमेंस और गर्ल्स को सशक्त बनाया जाएगा। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट और NSDC दोनों मिलकर एक जॉइंट सर्टिफिकेट भी देंगे पार्टिसिपेंट्स को कि जब भी उनका कोर्स पूरा हो जाएगा, उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो जो माइक्रोसॉफ्ट है यहाँ के CEO हैं सत्या नदेला। इसका हेडक्वार्टर है रेडमोंड, वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और NSDC के CEO हैं मनीष कुमार और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो ये मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस फ्री डिजिटल लाइब्रेरी फॉर हायर एजुकेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है। तो उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इकोनॉमिक वो स्ट्रॉन्ग नहीं है कि कोचिंग के लिए, स्टडी के लिए वो फ़ीस नहीं दे सकते हैं। तो उनको फ्री में स्टडी में उनकी दिक्कत ना हो, उनको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए, पढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये लॉन्च किया है फ्री डिजिटल लाइब्रेरी। नेक्स्ट है गुजरात हाई कोर्ट बिकम्स फर्स्ट इन द कंट्री टू लाइव स्ट्रीम प्रोसीडिंग्स। तो अभी हाल ही में जो गुजरात का हाई कोर्ट है उन्होंने अपने कोर्ट की कार्यवाही का लाइव स्ट्रीमिंग किया है यूट्यूब में, और ऐसा करने वाले वो देश के पहले हाई कोर्ट बन गया है गुजरात का हाई कोर्ट। नेक्स्ट है लेट एक्टर ओमपुरी ऑनर्ड विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 3rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन। तो हाल ही में दिवंगत अभिनेता ओमपुरी जी को 3रे बोस्टन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है फॉर्मर गुजरात चीफ मिनिस्टर केशुभाई पटेल पास्ड अवे रिसेंटली। तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री केशुभाई पटेल जी का हाल ही में निधन हो गया है। लास्ट है भारत पे इन पार्टनरशिप विथ सेफ गोल्ड लॉन्चेस डिजिटल गोल्ड ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। तो हाल ही में आपने सुना होगा भारत पे जो कि पेमेंट गेटवे है, उन्होंने सेफ गोल्ड के साथ मिलके अपने प्लेटफॉर्म पे डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया है। और ऐसा करने से जो भारत पे है अब अपने पोर्टल पे 99.5% की शुद्धता वाला सोना जो कि 24 कैरेट का होगा, कि 24 कैरेट का 99.5 शुद्धता वाला सोना वो बेच सकते हैं डिजिटली ही, 24/7 कभी भी किसी भी समय। तब समय आज के क्विज़ का क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडियन टूरिस्ट स्टैटिस्टिक्स विच स्टेट हैज़ अट्रैक्टेड हाइजेस्ट नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट इन 2019। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार किस राज्य ने 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द एशिया पावर इंडेक्स 2020। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो अभी हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2020 का जारी किया गया था और भारत की रैंक थी इसमें 4th, यानी भारत 4थे नंबर पर रहा था इस इंडेक्स में। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।